हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे कंपाउंड पे पड़ता है या एटम पे तो क्या रिएक्शन होता है, क्या क्या वो उस पे इफेक्ट डालता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे ये आपका सेकंड पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें मैं आपको ये सब जितनी भी रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो रेडिएशन इंक्लूड करता है उसके बारे में ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें कौन कौन सी रेज आती हैं? पहली गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये जितनी भी रेडिएशंस होती हैं ये सारी रेडिएशंस एक दूसरे से सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिफर होती हैं और बाकी चीज़ों में ये सेम होती है। जैसे आपकी लाइट होती है, नॉर्मल लाइट जो होती है जितनी उसकी वेलोसिटी होती है उतनी ही इन सारी रेज की वेलोसिटी भी होती है। सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है, सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है इन सारे रेडिएशंस में। ये स्लाइड मैंने पीछे वाले वीडियो से ही लिया हुआ है। इसमें मैंने आप लोगों को ये दिखाया है कि ये जो जितनी भी रेडिएशंस थी जिनका मैंने अभी नाम लिया था, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये इस स्लाइड में इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये अरेंज्ड की हुई हैं। इससे आप देख के समझ जाएंगे कि जिस भी रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है या एनर्जी कम होती है। इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी रेडियो वेव्स की है और मिनिमम वेवलेंथ कॉस्मिक रेज की है और फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट, रेडियो वेव्स की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी और कॉस्मिक की मैक्सिमम होगी। ये चार्ट मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स के सारे रेडिएशंस, उनकी वेवलेंथ दी हुई है, इधर उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक एक रेडिएशंस को हम लोग अलग अलग शॉर्ट में स्टडी करेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो चलते हैं पहले रेडियो वेव्स की तरफ। ये आपका रेडियो वेव्स है, नाम ही इसका रेडियो वेव्स है तो समझ जाइए ये रेडियो में जो रेडियो होता है उसमें रेडियो वेव्स ही यूज़ किया जाता है। रेडियो वेव्स मिनिमम एनर्जी का वेव्स होता है और इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ यहाँ पे दी हुई है 1 मीटर टू 100 किलोमीटर। और इसके बारे में ये भी है कि ये वेवलेंथ कहीं भी हो सकता है। एक चावल के छोटे से दाने से लेके ये अर्थ के डायमीटर से भी लॉन्गर हो सकता है और इसको हम लोग रेडियो में और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। और रेडियो वेव्स का यूज़ है एनएमआर में और एमआरआई में, इसमें आप रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं आपके माइक्रोवेव्स की तरफ। माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, इसकी वेवलेंथ रेडियो वेव से शॉर्टर होती है और एनर्जी में ये रेडियो वेव से हायर होता है। माइक्रोवेव्स, आप माइक्रोवेव्स ओवन्स का नाम सुने होंगे। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स ही यूज़ किया जाता है और यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है पिक्चर में, डिश एंटीना है, इसमें भी माइक्रोवेव ही यूज़ किया जाता है। उसकी जो वेवलेंथ होती है 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी है। और इसके जो माइक्रोवेव्स होते हैं जब किसी कंपाउंड पे पड़ते हैं या किसी एटम पे पड़ते हैं तो उसमें वो उसके कंपाउंड के किस लेवल तक वो उस पे इफेक्ट डालते हैं वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। ये आपका मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये बॉन्ड लेंथ है। इसमें ये दिखाया गया है आपका कि जब आप किसी कंपाउंड के ऊपर
माइक्रोवेव्स को डालते हैं या किसी एटम के ऊपर, तो उसकी रोटेशनल एनर्जी चेंज होती है। नॉर्मली होता है कि जो आपका एटम होता है, जो एटम या आपका मॉलिक्यूल होता है, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो आपकी सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बराबर होता है। तो जो आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो सिर्फ वही क्वांटाइज्ड नहीं होती है, बाकी सारी जो एनर्जी है जैसे आपकी रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारी क्वांटाइज्ड एनर्जी होती हैं। ट्रांसलेशनल एनर्जी बहुत कम होती है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नेग्लेक्जिबली स्मॉल होती है, और किसी भी कंपाउंड के पास बिना उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दिए उसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ये जो इसको दिखाया गया है ये एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर है इस लाइन से, तो ये इसका 0 पॉइंट एनर्जी है। इसका मतलब कि किसी भी एटम या कंपाउंड की एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है जो बिना एनर्जी दिए भी उसके पास अपनी रहती है। ये जब आप कंपाउंड को स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी देना, मिनिमम एनर्जी आप दे रहे हैं माइक्रोवेव्स के फॉर्म में, तो उस कंपाउंड में बहुत सारे एनर्जी का लेवल होता है। तो पहले वो छोटे एनर्जी लेवल को क्रॉस करता है। जो छोटा एनर्जी लेवल होता है, इसमें उसको मैंने दिखाया है रोटेशनल एनर्जी से। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये आपकी रोटेशनल एनर्जी है, इनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, एकदम पतली पतली लाइन है। और जो ये ब्लू कलर है ये आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो कि आप इसके नेक्स्ट IR में पढ़ेंगे। तो अभी आप एनर्जी कम दे रहे हैं क्योंकि माइक्रोवेव्स की एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो आपका जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा या फिर एटम होगा उसमें सिर्फ रोटेशनल एनर्जी में चेंज होगा। चूँकि वो क्वांटाइज्ड एनर्जी होता है तो वो अपने एक्साइटेशन एक लेवल से दूसरे लेवल R1 या R2 से या R3 तक जाने के लिए जितनी एनर्जी उसको चाहिए उतना वो माइक्रोवेव से लेगा और हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, मतलब कि R1 से R3 में पहुंच जाएगा। ये होता है आपका माइक्रोवेव्स में। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल एनर्जी में चेंज होता है। जो आपका माइक्रोवेव ओवन है, एक तरह से उसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि माइक्रोवेव्स में रोटेशनल एनर्जी को चेंज करता है। क्योंकि जब आप माइक्रोवेव ओवन में अपना खाना या कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए रखते हैं तो वो आपको ध्यान होगा कि आप जैसे ही रखते हैं ऑन करते हैं तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है। एक तरह से इसको आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि रखते ही जैसे ही स्विच ऑन किया आपका वो मूव करना शुरू होता है, रोटेट करना शुरू होता है, वो उसकी एक तरह से रोटेशनल एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है। और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा के बहुत सारे यूज़ हैं, जिसको एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है। वायरलेस नेटवर्क्स में होता है यूज़, रडार, सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट कम्युनिकेशंस, मेडिकल, डायथर्मी, कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, रिमोट सेंसिंग, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, गैरेज डोर ओपनर्स में, माइक्रोवेव ओवंस में जो कि मोस्ट पॉपुलर है, और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स में माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रा मीन्स होता है बिलो, रेड मीन्स रेड। जो आप बिलो रेड रीजन को इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। ये आपका माइक्रोवेव से हायर एनर्जी का होता है, लेकिन विजिबल लाइट से ये लो एनर्जी का होता है। बिलो रेड रीजन होता है मतलब विजिबल की रेंज जहाँ ख़त्म होती है वहीं से आपका इधर नीचे इंफ्रारेड शुरू हो जाता है। तो इसका वेव लेंथ दिया हुआ है 750 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर, और यहाँ इसका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। ये पर्टिकुलरली हीटेड ऑब्जेक्ट से इमिट होता है आपका IR इंफ्रारेड,
कुछ जो घर के अप्लायंसेस होते हैं जैसे हीटिंग लैम्प, टोस्टर हुआ, उसमें आईआर रेडिएशन यूज़ किया जाता है एज ए हीटर के तरह। और कुछ इंडस्ट्रियल हीटर होते हैं जिसमें भी ड्राइंग के लिए या क्यूरिंग ऑफ मटेरियल्स के लिए आईआर का यूज़ किया जाता है। और कुछ बल्ब होते हैं जिसमें कि जो बल्ब होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं 10% लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बाकी या इलेक्ट्रिकल या विजिबल एनर्जी में चेंज होता है, और बाकी 90% उनका आईआर में चेंज होता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग। और जितने भी अर्थ पे मैटर होते हैं वो सारे आईआर इमिट करते रहते हैं। इसको आप डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक सेंसर बना होता है जो नाइट विज़न गॉगल्स होते हैं, और कुछ इंफ्रारेड कैमरा होते हैं जिसके यूज़ से हम लोग इंफ्रारेड को देख सकते हैं। नॉर्मल आई से इंफ्रारेड नहीं देखी जा सकती है, तो उसके लिए गॉगल्स, स्पेसिफिक गॉगल्स होते हैं और आपके कैमरा होते हैं जिससे आप लोग इंफ्रारेड देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, अभी तक आपने रोटेशनल एनर्जी का चेंज देख लिया था माइक्रोवेव से। अब आईआर की एनर्जी चूँकि माइक्रोवेव से थोड़ी ज़्यादा है तो वो आपके कंपाउंड पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। अगर आप आईआर को डालते हैं किसी कंपाउंड पे तो उसके वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होना शुरू कर देता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। और वाइब्रेशनल का लेवल भी देखिए, जो गैप है ये भी ज़्यादा है। तो जब तक किसी कंपाउंड पे आप जब आईआर डालेंगे तो वो एक तो वो क्वांटाइज फॉर्म में है, जब उसको अपनी इस V0 से V1 के बीच में जितना एनर्जी है, डिफरेंस एनर्जी का, उतनी एनर्जी अगर इसको मिल गई उस आईआर के रेंज से, तो ये एनर्जी उतना लेगा और हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। या तो अगर ये थोड़ा एनर्जी लिया है V1 तक जाएगा, अगर ये आपका कंपाउंड लोअर एनर्जी में है और इसको ढेर सारा एनर्जी मिल गया V3 तक जाने के लिए, तो वो वहाँ तक एक्साइटेड होके चला जाएगा। जब आप कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसमें दो एटम्स से मिलके बना होता है या दो से ज़्यादा एटम्स यूज़ किए जाते हैं। तो दोनों जो एटम होते हैं वो एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग ये मान सकते हैं कि वो एक स्प्रिंग है। एटम्स के बीच का बॉन्ड आप स्प्रिंग की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही आप उसको उस बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर, उस दो बॉन्ड जो है दोनों एटम के बीच के, उसके स्ट्रेंथ के बराबर आप एनर्जी देंगे, इंफ्रारेड एनर्जी देंगे, तो वो आपका जो बीच वाला बॉन्ड है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अगर उस बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर उसको एनर्जी मिली तो वो पूरे इंफ्रारेड से उतनी एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी जितनी उसको ज़रूरत है उस बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर, उतनी लेके वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और वो एब्जॉर्ब करके एनर्जी हायर एनर्जी लेवल में उसके वो पहुंच जाता है और आपको एक आईआर की पीक मिल जाती है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब तक उसको अपने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर एनर्जी नहीं मिलती है वो पीक नहीं देता है। जैसे ही उसको मिलती है वो पीक देना शुरू करता है। और जो भी रेडिएशंस हम लोग यूज़ करते हैं वो एक रेंज में दिया जाता है। एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते कि 530 नैनोमीटर या 520 दिया गया है, वो एक रेंज में दिया जाता है। वो रेंज आपकी 100 to 500 आगे पीछे भी हो सकती है। तो इसलिए उस रेंज में से, पूरे आईआर के रेंज में से आपका जो कंपाउंड होता है उसमें ढेर सारे बॉन्ड होते हैं, क्योंकि अगर एल्केन है या अमीन्स हैं तो NH बॉन्ड होगा, CN बॉन्ड होगा, CH बॉन्ड होगा। जितने भी बॉन्ड होते हैं उसमें से सारे बॉन्ड अपने अपने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर, बॉन्ड दो ही एटम के बीच में देखा जाएगा, अपने अपने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बराबर एनर्जी उस आईआर में से लेके
अपनी अलग अलग स्पेसिफिक पीक देती हैं। जैसे ही वो अपने पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगा, वहाँ पे उस एनर्जी की कमी हो जाएगी जो लास्ट में आपको डिटेक्ट किया जाता है, उसमें उस एनर्जी का लॉस दिखाया जाता है और वो वहाँ पे एक पीक फॉर्म हो जाता है। जो एनर्जी ख़त्म हुई या उस आपके कंपाउंड ने लिया, वहाँ पे एक आपको पीक दिखाई देगा। इससे आप डिटेक्ट कर लेते हो कि इसमें NH ग्रुप था कि CO ग्रुप था। ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मेन इसका पर्पज़ होता है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हर एक फंक्शनल ग्रुप की जो IR फ्रिक्वेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है और वो उसी रेंज की ही फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होता है या वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज करता है और वहीं उसके स्पेसिफिक पीक आती है। तो IR आपको फंक्शनल ग्रुप भी बताता है किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं विजिबल, यूवी विजिबल में। तो जो यूवी विजिबल होता है, जो यूवी विजिबल लाइट होता है, एक तरह से हम लोग कहते हैं सनलाइट। यूवी विजिबल सनलाइट में दोनों होता है, यूवी रेज भी होता है और विजिबल लाइट, दोनों से मिक्स होके सनलाइट बना होता है। तो जो विजिबल लाइट होता है उसी को हमारी आंखें डिटेक्ट करती हैं। यूवी रेज को हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी पे होता है विजिबल लाइट, ताकि हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ। और यूवी हमारी आंखों के बियॉन्ड होता है, हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। जो यूवी लाइट होता है वो अभी तक तो हम लोग 3 टाइप का पढ़े थे, इसमें 4 टाइप का दिखाया गया है, ये भी विकिपीडिया से लिया गया है। इसमें है UVA जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 315 to 400 नैनोमीटर। ये हमारे स्किन के टैनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कलर चेंज करता है, डार्क कलर कर देता है, टैन कर देता है स्किन को। और UVB है, उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 280 to 315 नैनोमीटर। ये विटामिन D के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये स्किन बर्न करता है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है UVB की UVA से, इसलिए ये स्किन को बर्न भी करता है। और UVC है, इसकी एनर्जी और ज़्यादा है, ये हार्मफुल होता है और ये डिसइंफेक्शन, जो भी सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसको डिसइंफेक्ट करना होता है तो UVC यूज़ किया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। UVC माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टिश्यू को किल कर देता है, इसलिए उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए UVC यूज़ किया जाता है। लास्ट है आपका UV5 जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है आपकी 100 to 200 नैनोमीटर, जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर और एयर में और ये केवल वैक्यूम में ही ट्रांसमिट होता है। इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है क्योंकि ये वाटर और एयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं UVA, A मीन्स अच्छा, B फॉर बैड, स्किन बर्न के लिए। वैसे UVB भी यूज़फुल ही है क्योंकि विटामिन D मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विटामिन D रिस्पॉन्सिबल है UVB। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों को कलर दिखाई देता है, कोई भी ड्रेस हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वाइट क्यों है, ब्लैक क्यों हो, कलरफुल क्यों होता है, तो उसके लिए ये देखते हैं कि जब कोई लाइट, जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है, सनलाइट जो विजिबल लाइट है वो 7 कलर से मिलके बना होता है। जब सातों कलर मिक्स हो जाता है तो वो वाइट दिखाई देता है कलर। जैसे ही एक आध कलर उसमें से कम होता है तो हम लोगों को वो कलर्ड कंपाउंड दिखाई देता है। तो वाइट लाइट कब दिखाई देता है? जब किसी कंपाउंड पे यूवी लाइट पड़ती है और वो कंपाउंड या ऑब्जेक्ट उसको पूरी तरह ट्रांसमिट कर देता है, मतलब बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, जो लाइट आई उसी तरह वो चली गई, तो वो आपका कंपाउंड वाइट दिखाई देता है। और जब वो आपका ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो आपका जो कंपाउंड होता है या मैटर या ऑब्जेक्ट वो ब्लैक दिखाई देता है। जब एक भी लाइट ट्रांसमिट न करे, सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले, तो वो ब्लैक।
कलरफुल क्यों होता है, उसके दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि जब वो लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले एक्सेप्ट वन कलर, एक कलर को छोड़ के सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले। जैसे इसमें दिखाया गया है, अलग अलग वेव लेंथ है सारे कलर्स का, सारा वेव लेंथ का रेंज दिया हुआ है। तो मान लीजिए वो कंपाउंड आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू सारी इधर की लाइट और इधर नीचे की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन को छोड़ दिया, तो आपका वो कंपाउंड ग्रीन दिखाई देगा। उसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही लाइट को एब्जॉर्ब करे, बाकी सबको छोड़ दे, तो भी वो कंपाउंड कलर्ड ही दिखाई देगा। जैसे इसमें सारे कंपाउंड को उसने येलो को छोड़ के बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब येलो का, अब हमको वो ऑब्जेक्ट येलो नहीं दिखाई देगा, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखाई देगा। येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ब्लू। तब वो आपको येलो लाइट जो एब्जॉर्ब किया है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वो ऑब्जेक्ट आपको ब्लू दिखाई देगा। इसी तरह अगर वो ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो वो कंपाउंड आपको येलो दिखाई देगा। नेक्स्ट है, अब अभी तक हम लोग, अब यूवी विजिबल की जो एनर्जी थी वो आपकी इंफ्रारेड से ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी और हम बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है किसी कंपाउंड पे जब हम लोग थोड़ी ज़्यादा एनर्जी डालते हैं। कम एनर्जी डाले थे तो, सबसे कम डाले थे तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिला था, रोटेशनल एनर्जी चेंज हुई थी। उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाले हम लोग तो वाइब्रेशनल एनर्जी मिली, वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज हुआ। उससे भी जब ज़्यादा डालते हैं, जैसे यूवी रेज डाल रहे हैं आप, तो अब ये कंपाउंड आपका है, इसको दिखाया गया है, इसमें जो सबसे बाहर होता है आपका जो कंपाउंड या एटम होता है, उसमें सबसे बाहर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा आपको एनर्जी यूज़ करना है तब अंदर पहुँचेगा वो एनर्जी। उससे भी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तब आपके एकदम अंदर न्यूक्लियस तक पहुँच जाता है वो एनर्जी। तो जो रेडिएशंस हम लोग यूवी विजिबल पे डालते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक ही होता है, इतना ही इफेक्ट डालता है उस एटम को। तो जैसे यूवी विजिबल लाइट डाला, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो उतनी अपने एक्साइटेशन के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। अगर उसको उस यूवी विजिबल रेंज में अपनी एनर्जी के बराबर नहीं मिला, एक्साइटेशन के बराबर एनर्जी नहीं मिला, तो वो नहीं एक्साइट होता है। जैसे ही उसको मिला उस रेंज में से, यूवी विजिबल का जो रेंज होता है 400 to 800 नैनोमीटर, उसमें से वो एनर्जी लेगा और एक हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ये आपका विजिबल रेंज है। और यूवी का जो रेंज होता है आपका यूवी लाइट का, वो होता है आप यूवी का रेंज आपका होता है 100 to 400 नैनोमीटर और विजिबल का रेंज होता है 400 to 800 नैनोमीटर। तो यूवी विजिबल का रेंज एक तरह से 100 to 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। उस रेंज में ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करेगा। नेक्स्ट है आपका एक्स रेज। एक्स रेज के बारे में सभी लोग शुरू से सुने होंगे कि एक्सरे कराया है किसी भी ऑर्गन का, इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग एक्स रेज कराते हैं। एक्स रेज की वेवलेंथ यहाँ पे दी हुई है 10 पिकोमीटर टू 10 नैनोमीटर। ये जब एक्स रेज किसी भी कंपाउंड या किसी भी ह्यूमन बीइंग पे डाला जाता है, जब उसका डोज कम होता है तो ये हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको ज़्यादा इसका डोज किसी भी ह्यूमन बीइंग पे डालेंगे तो ये हार्मफुल हो जाता है फिर। और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है और ये ऑर्गन के, मतलब इंटरनल ऑर्गन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे ही समझ में आता है इसकी फ्रिक्वेंसी, एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसको यूज़ किया जाता है रेडियोग्राफी के लिए और सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी होती है उसमें भी एक्स रेज यूज़ किया जाता है।
अब एक्स रेज के लिए हम लोग क्या एनर्जी अब बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच चुके थे, अब उससे ज़्यादा एक्स रेज की एनर्जी है। तो एक्स रेज की एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर जब आप किसी एटम पे या मॉलिक्यूल पे डालेंगे तो वो उसके कोर इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करता है। तो ये है एक्सरे के बारे में, ये उसका एक पिक्चर दिखाया गया है। और उसके बाद आपका आता है गामा रेज। नेक्स्ट है आपका गामा रेज। तो गामा रेज होता है न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होता है गामा रेज। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो उसकी न्यूक्लियाई जब टूटती है, क्योंकि अब गामा रेज मतलब न्यूक्लियस तक पहुंच गई एनर्जी, न्यूक्लियस जब टूटता है तो वो गामा रेज इमिट करता है, और ये बहुत ही डेंजरस होता है गामा रेज। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को सीवियरली डैमेज कर देता है। और सबसे लास्ट में आपका कॉस्मिक रेज है। वो आउटर स्पेस में अभी तक तो जाना गया कि इस कॉस्मिक रेज की एनर्जी हाईएस्ट होती है, और ये आउटर स्पेस में ही ज़्यादातर पाया जाता है कॉस्मिक रेज। अब इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धीरे धीरे एक एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।